हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कौशल विकास इस सब्जेक्ट में या विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जो बेसिक जानकारी थी व्यक्तित्व के संदर्भ में या पर्सनैलिटी के संदर्भ में उसका अध्ययन किया है। अब आज हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में जो दूसरा पड़ाव हमें दिया है वो है मानव विकास और व्यवहार। अब मानव विकास और व्यवहार में अलग अलग प्रकार के यहाँ सिद्धांत हमें बताए हैं, साथ ही साथ अभिवृत्ति मतलब ग्रोथ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और विकास माने डेवलपमेंट। जो ये अर्थ यहाँ पे हमने समझना है कि अभिवृत्ति कैसी होती है या अभिवृद्धि कैसी होगी। उसके साथ साथ हमें विकास की संकल्पना को समझ के अभिवृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक जो सिद्धांत है या सिद्धांत उपयोग में लाए जाते हैं उसका आज हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मानव विकास और व्यवहार के अंतर्गत हम देखते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या है, मतलब ग्रोथ का अर्थ क्या होता है। तो अभिवृद्धि को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कोशिकाओं की वृद्धि से या गुणात्मक वृद्धि से अभिवृद्धि जुड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है। अब इसको अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब एक मतलब शिशु उसके माता के गर्भ में रहता है तब से लेकर तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया चलती है, उन सभी पड़ावों को अलग अलग दौर में अलग अलग रूप में होने वाली जो बदलाव की परिस्थिति है और जो अलग अलग नए नए उनमें बदलाव हो रहे हैं, जैसे पहले शिशु है, फिर बालक, फिर वो बड़ा हुआ, फिर बड़ा होके फिर मतलब प्रौढ़ावस्था तक जाते तक का जो भी संकल्पनाएं आती है वो सब अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। इसमें शरीर का बढ़ना, जैसे हाथ पांव बच्चे छोटे रहेंगे तो इतना दिखेगा, शैशवावस्था में वो बहुत छोटे होते, बाल्यावस्था में बड़े होते जाते, किशोरावस्था में और बड़े होते। ऐसा जो शारीरिक बढ़ाव का क्रम है जिसमें हाथ पैर में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, लड़कियों में बाल बढ़ते हैं, ऐसे जो अलग अलग बदलाव की स्थितियां है ये अभिवृद्धि के संदर्भ में या ग्रोथ में मानी जाती है, जिसमें व्यक्तित्व को समझने के लिए शारीरिक तौर पे जो अभिवृद्धियां बताई गई है वो है हाथ पैरों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, या जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारी वैचारिक प्रणाली एक बड़े मतलब छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के बीच में जो एक तुलनात्मक वहाँ पे हम अध्ययन करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन में जो एक बात या निष्कर्ष निकल के आ रही है वो है अभिवृद्धि। कि बच्चा अगर बर्ताव कर रहा है या बच्चे की जो शारीरिक हालचाल है वो अलग होगी, उसकी जो एक शारीरिक रहन सहन है वो अलग होगी, और एक जो बड़ा है एक किशोरावयीन जो बच्चा है उसकी यह सब परिस्थितियां अलग होगी। तो इसे अभिवृद्धि कह के हम संबोधित कर सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं। उसके बाद अगर विकास का अर्थ देखें तो अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ शब्द है विकास। जैसे कि अभी हमने अभिवृद्धि में क्या उदाहरण लिए कि बच्चों के हाथ पैर में बढ़ोतरी होना, शरीर में बढ़ोतरी होना, या जैसे लड़की है, लड़का है, ऐसे मतलब वहाँ पे अगर हम विभाजन कर लेते हैं तो उस विभाजन के अनुसार जो बदलाव, जैसे लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होते जाती है वैसे वैसे उनका जो मतलब एक वहाँ पे हम सोचते हैं कि सामाजिक जो उनके तरफ देखने का नजरिया है वो ये सोचते हैं कि लड़कियों ने घर में रहना चाहिए, ज्यादा समय तक का मतलब बाहर नहीं रहना चाहिए। तो इस हिसाब से उनकी मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि में भी मतलब वो अपने आप को ऐसे ढालने की कोशिश करती है। लड़कों में बदलाव अलग तरीके के होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये अभिवृद्धि के साथ साथ इसमें जो मानसिक विकास हो रहा है अपने इर्द गिर्द के परिस्थिति के हिसाब से, जो हम हमारी मेंटल स्टेट जो है उसको बदलने की जो कोशिश करते हैं, इसको विकास का एक स्तर कहा जाता है या विकास भी कहा जाता है। शरीर या अंगों में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ अपने वैचारिक स्तर को भी बढ़ाना, यह विकास की संकल्पना सबसे पहली और अहम मानी जाती है। तो अब अभिवृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको समझने के बाद अगर हम आगे बढ़े तो अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। अब ये सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास में अलग अलग टर्म समझाई, अलग अलग परिभाषाएं समझाई, वैसा ही इन परिभाषाओं में जिन घटकों का हमने अध्ययन किया है उसका यहाँ पे अब हमें विशेष रूप में बड़े पैमाने पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? निरंतर विकास का सिद्धांत। अब निरंतर
अनुसार विकास की प्रक्रिया अविरल चलती रहती है, मतलब निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र हो सकती है, कभी संत हो सकती है, कम मतलब तेजी से चले ऐसी हो सकती है, लेकिन विकास रुकता है क्या? नहीं, विकास रुकता नहीं है, बल्कि उसकी जो गति है, उसका जो विकास होने का जो एक दौर है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं है। जैसे कि अगर हम छोटे शिशु की बात करें तो उसके जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक उसका जो विकास है शारीरिक और मानसिक वो बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद यह प्रक्रिया थोड़ी मंद पड़ जाती है। मतलब फिर क्या होता है कि जैसे वो बच्चा जैसे जब वो दुनिया में आया तो उसको समझने के लिए कि यहाँ पे कैसे रहन सहन, मतलब रहन सहन से ज्यादा कैसा बर्ताव, जैसे पहले हम देखते हैं कि वो जैसी माँ उसके साथ बात करने की कोशिश करती है वैसा ही पहले माँ के शब्दों को समझने की कोशिश करता है। उसे समझता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ के साथ बोलने की, हंस के हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद माँ के एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जाके एक एक शब्द से बड़े शब्दों को बनाने की कोशिश करता है। मतलब क्या है कि ये जो शुरुआती दौर है ये तीव्र गति से वो विकास करने का दौर है। तीव्र गति से वो जो अनुकरण करने की उनकी शक्ति होती है, इमिटेशन करने की शक्ति होती है, वो तेज होती है। लेकिन एक बार वो बोलना सीख लिए, एक बार उन्होंने मतलब जैसे 9-10 महीने में अगर बच्चा खड़ा होना सीख जाए और फिर ये अगर 3 साल की उम्र तक का ये क्रम चलता रहा तो उसके बाद उनकी जो सीखने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, कम होती है, बंद होती नहीं है। इसीलिए विकास का जो क्रम है वो निरंतर चलते रहता है और हमारा पहला सिद्धांत भी वही दर्शाता है कि निरंतर विकास का सिद्धांत अभिवृद्धि तथा विकास की जो संकल्पना है इसमें बढ़ोतरी करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। उसके बाद दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अब विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत में हम देखेंगे कि यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता बताई गई है। मतलब जैसे व्यक्ति विशेष में अलग अलग विभिन्नता है। व्यक्ति विशेष जैसे मैं या मेरे साथ एक यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति खड़ी होती तो हम दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, मतलब आपको सरीखापन दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसे में जैसा व्यक्ति विशेष में जो अलग अलग विभिन्नता है उस विभिन्नता के आधार पे उसकी विकास की गति को भी विभिन्नता में बदला जा सकता है या उसकी विकास की गति भी उस विभिन्नता पर आधारित होती है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति के जन्म के समय अगर कोई बहुत लंबा है, मतलब वो जब वह पैदा हुआ तब से वो लंबा है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे वो लंबा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो दूसरा व्यक्ति अगर बहुत ठिंगना, बचपन से ही ठिंगना है, तो क्या वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा, एकदम से उसमें बदलाव होगा क्या? नहीं। तो ऐसा व्यक्ति विशेष में जो अलग अलग एक गुण बताए गए हैं उसकी जो विशेषता है उसके आधार पे विकास निर्धारित होता है। इसमें हम एक लंबा और एक ठिंगना व्यक्ति की यहाँ पे उदाहरण लेंगे कि अगर ये बचपन से इसकी जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज्यादा होने की इस पे है तो वो वैसा ही बढ़ते जाएगा, बहुत टॉलर बनेगा। और ये बहुत शॉर्टर रहेगा। तो ये कैसा हुआ? इनका विकास कैसे हो रहा है? उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो मतलब शारीरिक एक ढलान है उसके हिसाब से हो रहा है। इसीलिए विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गतियां क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी गति अलग है और इसकी गति अलग है। तो ऐसे व्यक्ति विशेष के गति के अनुसार अभिवृद्धि तथा विकास में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद है विकास क्रम का सिद्धांत। अब विकास क्रम के सिद्धांत में हम ये बोल सकते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब से लेकर तो वह बड़ा जब तक नहीं होता या उसको समझ जब तक नहीं आती तब तक का उसके विकास के कुछ क्रम बताए गए हैं। जैसे 32 से 36 माह तक वो अगर माँ के गर्भ में है तो उल्टा है, 60 माह तक वो सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जब वो एक मतलब अब इस दुनिया में आ चुका है उसके बाद वहां पे वह 3 महीने तक का केवल रोता रहता है। मतलब उसको ना दूसरी चीजें समझ आती है ना कुछ, वो अपने भाव किस इसमें व्यक्त करता है, केवल रोने में व्यक्त कर सकता है। उसके बाद 3 माह से आगे का दौर वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालने से शुरुआत करता है, जैसे हाँ ऐसी आवाजें बच्चे करते।
ये एक क्रम चालू होता है। उसके बाद 6 माह के बाद, जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाते हुए कहा था कि जब एक माँ अपने बच्चे से बात करना शुरू करती है तो उस दौर में वो बहुत सारी बातें करती है, लेकिन बच्चा उसके वो हर बात को समझ पाता है क्या, हर शब्द को दोहरा पाता है क्या, नहीं। लेकिन 6 माह के बाद बच्चे माँ के पहले शब्द को पकड़ना शुरू करते हैं। जैसे मम्मी अगर वहां दिखाई है तुम्हारे पापा है, तो वो पापा का पा पकड़ लेगा, दादा दादी का दा पकड़ लेगा, माँ के लिए माँ बोलेगा। ऐसे जो शब्दों का पहला उच्चारण होता है यह पकड़ने की कोशिश बच्चा करता है, और उस कोशिश के हिसाब से ही यहाँ पे विकास का क्रम निर्धारित हो रहा है। जैसे हमने 32 से 36 माह में उसका उल्टे रहने की प्रक्रिया बताई, और फिर अभी बोलते तक के प्रक्रिया तक हम गए, तो इसमें क्या हुआ, एक क्रम सुनिश्चित हुआ। एक यहाँ पे हमने विशिष्ट अनुक्रम नहीं किया, जैसा बना लिया कि वो किस समय में क्या कर सकता है, इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है विकास क्रम का सिद्धांत। उसके बाद है विकास दिशा का सिद्धांत। अब विकास दिशा के सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जब, अब हमने देखा कि 3 माह के बाद वो बोलना शुरू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शब्द बोल रहे हैं, या 3 माह के बाद उसकी जो नेत्रों की गति है, आंखों की जो गति है उसमें बढ़ोतरी होती है, वो देखना चालू करता है। ऐसी अगर चुटकी बजाओ तो वो आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, आवाज के आधार पे अपने आंखों को गतिमान करने की कोशिश करता है, उन नेत्रों की गति पर फिर नियंत्रण पाने की कोशिश करते रहता है। और फिर उसके बाद अगर और थोड़ा बड़ा हो जाए तो 9 माह के बाद वो पकड़ के, मतलब किसी चीज का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करता है। 12 माह में वो स्वयं बैठने लगता है, घिसट घिसट के चलने लगता है। ये सब चीजें जो होती है ये उसके विकास को एक विशिष्ट दिशा देने का काम करती है, इसीलिए यह सिद्धांत कहलाता है विकास दिशा का सिद्धांत। अब जो विकास क्रम का और विकास दिशा का सिद्धांत है, इसमें क्या बदलाव है या क्या इसमें मतलब अलग क्या है, तो यहाँ पे क्रम सुनिश्चित किया गया है और दिशा में उस क्रम के साथ साथ काम बताया गया है कि वो किस क्रम में किस दिशा में जाएगा, मतलब किस उम्र में किस काम को कर सकता है। तो ये दोनों सिद्धांत जो है एक दूसरे पर आधारित भी माने जाते हैं। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण के सिद्धांत में हम ये बोल सकते हैं कि बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के जो विभिन्न, मतलब अपने शरीर का जो अलग अलग भाग है उसको चलाने की कोशिश करता है। उसके बाद उन अलग अलग भागों को एकीकृत करने की कोशिश करता है। जैसे सबसे पहले छोटा है तो वो आंखों को गतिमान करेगा, हाथ के मतलब हैंड मूवमेंट्स करेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, जैसे अब अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने हाथ के भी यहाँ पे इशारे कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ मेरी जो हैंड मूवमेंट है उसको भी यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसी जो संकल्पनाएं हैं इसमें पहले शुरुआती दौर में, मतलब कम उम्र में, हम जो शरीर के विभिन्न अंग हैं इनको अलग अलग उपयोग में लाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा वैचारिक, मानसिक और शारीरिक स्तर बढ़ता जाता है उस समय में हम एकीकरण का सिद्धांत उपयोग में लाते हैं। एक समय में बहुत सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे करते हैं और इसीलिए उससे क्या दिखता है कि व्यक्ति की अभिवृद्धि तथा विकास की गति तीव्र मानी जाती है इस परिस्थिति में, और उसे एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद छठवां जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध देखा जाता है। उदाहरणार्थ, जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियां, मतलब उसका इंटरेस्ट किसमें है, ध्यान में केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं, तब साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो वैचारिक और मानसिक और शारीरिक बदलाव है वो एक दूसरे से निरंतर उनका क्या हो रहा है, उनकी भिड़त हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो टीनेजर्स होते हैं या विशेष रूप से 16 साल की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, ये किसी का सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें अगर कोई अच्छा भी समझाने जाए तो उन्हें लगता है कि मुझे भाषण दे रहा है या मेरी हर चीज को गलत मानने की कोशिश कर रहा है। मतलब उस समय में उनकी वैचारिक स्थिति ऐसी होती है कि वो किसी को सुनना पसंद नहीं करते। साथ ही साथ शारीरिक बदलाव जो होते हैं वो भी उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा, मतलब मेंटली क्या बोलते हैं, उनको स्ट्रेस देते रहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
शारीरिक, मानसिक तथा वैचारिक बदलाव जो व्यक्ति के या किसी बालक के जीवन में आते हैं उसके आधार पर भी अभिवृद्धि तथा विकास निर्धारित होता है या डिपेंड करता है। तो ये था परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत में बालक और बालक के विकास को एक मतलब अलग स्वयं रूप देने की कोशिश की गई है। इस स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नताएं बहुत ज्यादा पाई जाती है और एक ही आयु के दो बालक या एक बालक एक बालिका मतलब एक लड़का एक लड़की, इनमें हम ये बोल सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो भी स्तर है, विकास है, उस विकास की गति में हमें बदलाव दिखाई पड़ेगा, वहां पे हमें विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। मतलब वहां अगर हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर 16 साल की उम्र का एक लड़का है और एक लड़की है तो दोनों के जो वैचारिक बदलाव है, दोनों का जो शारीरिक बदलाव है वो सेम थोड़ी होगा, वहां पे बहुत ज्यादा विभिन्नता हमें दिखाई पड़ेगी। कोई एक उस उम्र में बहुत ज्यादा स्टेबल रह सकता है, बहुत ज्यादा शांत रह सकता है और कोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। उम्र का जो वहां पे दायरा बताया गया है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी बदलाव देखा जा सकता है। इसीलिए वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत यह दर्शाता है कि उम्र एक हो, उनका जो दिशा या क्रम जो हमने यहाँ देखा था विकास का वह एक है, लेकिन उसके साथ साथ हम वहाँ पे उस व्यक्ति विशेष के बदलाव के गुणों के बदलाव के आधार पे यहाँ पे सिद्धांत विश्लेषित कर सकते हैं। उसके बाद है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये सिद्धांत ऐसा है कि जैसे अगर मान लो एक इंसान है चाहे पशु पक्षी है, वो हमेशा अपनी जाति को मतलब फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जाति मतलब ये जो अपनी जात पात है वो वाली जात नहीं, कौन सी जात है फिर, जैसे मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, मतलब जो उनकी एक संकुल जिसको कहा जाएगा कि जहाँ अलग अलग लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे विचार किया जाए, व्यक्ति बड़ी रखी जाए तो वो केवल मानव है। ऐसे मानव जाति के लोग अपने साथ, जैसे अगर हम मान के चले तो अलग अलग जात, धर्म, प्रांत ये सब हमने बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन अगर हम बड़े सेंस में, बड़े पैमाने पे सोचे तो सब मानव है। तो ऐसे इसमें जब अगर हम रह रहे सामाजिक, इसमें अगर हम व्यवहार कर रहे हैं तो वहां पे हम सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हैं, अपने समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे पशु पक्षी है, जैसा पशु पक्षी का बर्ताव करने का जो ढंग है वो उसी तरीके से रहते हैं, वैसे ही समान प्रतिमान मतलब जहाँ जिस व्यक्ति विशेष का बर्ताव उसके इर्द गिर्द के वातावरण से, उसके जो जिस पैमाने से वो आ रहा है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए यहाँ समान प्रतिमान का सिद्धांत भी हम देखते हैं कि जहाँ व्यक्ति अपने इर्द गिर्द तथा समाज में आने वाले लोगों के हिसाब से बर्ताव करना सीखता है, वैसा ही बर्ताव करता है। उसके बाद है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत में हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि अब यहाँ फिर से हमें उदाहरण वही लेना पड़ेगा कि जब बालक है तो वो सामान्य प्रतिक्रियाएं दे रहा है, ठीक है, मतलब जैसे मम्मी ने उसे कहा ऐसे चुटकी बजाई तो उसने देखने की कोशिश की, मतलब उस जो एक वहाँ पे मम्मी ने उसके जो उसको एक क्रिया करने के लिए कहा है, ऐसी चुटकी बजाई देखने के लिए कहा तो उसने देखा, मतलब जो उसकी माँ चाहती थी वो उसने करने की कोशिश की, तो ये क्या हुआ, सामान्य प्रतिक्रिया हुई। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद जब वही बालक माँ के शब्दों को दोहराता है, जो शब्द माँ कहना चाह रही है उस शब्द को बोलने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, तो ये विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती है, क्योंकि यहाँ पे उस बच्चे के जो अभिवृद्धि तथा विकास का दौर है वो देखा जा सकता है। तो इसीलिए सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी एक अभिवृद्धि और विकास का क्या बनाया गया है, सिद्धांत बनाया गया है। उसके बाद अंतिम यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अलग अलग चीजें हैं, भले ही एक पॉइंट में हमें यहाँ बताया गया है, लेकिन इसको समझना हमें अलग अलग तौर पे होगा। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति विशेष है उसकी जो विकास की सीमाएं हैं वो उसके वंशानुक्रम के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग जैसा वातावरण घर में है, बाप दादा जो काम करते आए हैं उसी काम को लेकर आगे बढ़ते जाते, मतलब उन्होंने उससे आगे जाके सोचने की
कोशिश की क्या? नहीं। तो उनका अभिवृद्धि तथा विकास किस पे निर्धारित हुआ? उनके वंशानुक्रम पे निर्धारित हुआ। इसीलिए अभिवृद्धि तथा विकास की संकल्पना में वंशानुक्रम का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये अभिवृद्धि या विकास की गति में अवरोध पैदा करने का काम कभी कभी कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में अगर बहुत ज्यादा छूट होगी अच्छे कामों को करने के लिए, उन्हें प्रेरित किया जाता होगा, तो वहां ये सकारात्मक बाजू से भी लिया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है वो है वातावरण। आप अगर देखें कि अगर आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो प्रारंभिक वर्षों में, मतलब बच्चे का जो शुरुआती दौर है उसके पैदा होने के बाद का जो समय है, उस समय से अगर हम देखें तो उसके इर्द गिर्द का वातावरण दूषित है, कुपोषण की गंभीर समस्याएं उनके समाज में या उस जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं वहां पे है, तो ऐसे परिस्थिति में ये जो बालक है ये अच्छा होगा, ये कहाँ से हम सोच सकते हैं? यहाँ पे तो यही होगा कि जैसी इर्द गिर्द की परिस्थिति है, वातावरण है, उसका परिणाम इस बालक पर भी पड़ेगा। जैसे इसका अगर हम उदाहरण ले तो जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने वो बॉम्ब का किया था, परीक्षण किया था, अणुपरीक्षण, तो उसके बाद आज भी ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस जगह पर जो निर्माण होने वाली उनकी जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो कोई मतलब किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का पाँव टेढ़ा होता है, मतलब आज भी उनका जो वो वातावरण वहाँ का वैसा खड़ा हुआ है, जो आणविक मतलब क्या बोलेंगे, जो आणविक प्रयोग वहाँ किया गया है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, उसके कारण वहाँ का वातावरण इतना गंदा हो चुका है कि आज भी वहाँ पे एक अच्छा सुदृढ़ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब क्या है? वातावरण में मतलब कुछ नैसर्गिक त्रुटियां हो सकती है, जैसा अब ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया, ये क्या था? ये एक विज्ञान का अतिरेक जिसको हम बोलेंगे करने की कोशिश की, उसके कारण ये ऐसी समस्याएं निर्माण हो रही है। लेकिन अगर हम सोचें तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं विकास पे पड़ता है, अभिवृद्धि पे पड़ता है। इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत भी अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत दर्शाता है। इसके बाद हम आगे की जो हमने अभी यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएं देखी, इसमें बार बार आपको बालक ऐसी संकल्पनाएं आ रही थी, तो बालक के विकास के जो अलग अलग स्तर है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।